नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज वाइब पर। आज हम प्रैक्टिस करेंगे रामधारी खंड 2 के डिक्टेशन की, जिसकी स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन को आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है और उसके बाद ट्रांसलेट अवश्य करना है। ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आउटलाइन भी अच्छी बनेगी। तो लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए और गलतियाँ कमेंट में हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमें आवश्यकता है ऐसे संवेदनशील पर्यावरणीय न्यायालयों और न्याय प्रक्रिया की जिसमें सामाजिक प्रतिबद्धता और सतत विकास दोनों संभव हो। सभी प्रक्रियाओं को तेज करने, मॉनिटर करने और निगरानी करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक पर्यावरणीय लोकपाल पद्धति की आवश्यकता है, जो पर्यावरण सुरक्षा के सक्रिय प्रहरी की भूमिका निभा सके और उसमें उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय का हस्तक्षेप न हो सके, जो राजनीतिज्ञों की पहुंच के बाहर हो। सामाजिक कार्यकर्ता और दीन से दीन आदिवासी भी जिस तक आसानी से पहुंच सके, तथा जो जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी हो। लोकपाल पद्धति का ढांचा कार्यविधि ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण तथा जीवमंडल की अखंडता बनी रहे। अति प्राचीन उपनिवेशवादी जटिल और मूल व्यवस्था से प्रबंध कौशल, वैज्ञानिक साधन नए नए प्रयोग करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता के अभाव में प्रौद्योगिक आतंकवाद और उन नई चुनौतियों का मुकाबला करना संभव नहीं है जिनका सामना इस उपग्रह पृथ्वी और इसके निवासियों को करना पड़ रहा है। हमारी न्यायिक व्यवस्था अनेक प्रकार के संकटों से घिरी है और यदि हम वास्तव में पर्यावरण संबंधी मामलों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो ऐसे पर्यावरणीय न्यायाधिकरणों की आवश्यकता है जिनमें विधिवेत्ता और विषय विशेषज्ञ दोनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। इससे भी अधिक आवश्यकता है एक उच्चाधिकार प्राप्त बहुस्तरीय लोकपाल पद्धति और कार्मिकों की, जिन्हें कार्रवाई शुरू करने, जांच करने, निर्णय लेने, निषेधाज्ञा जारी करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हों। यह स्वायत्त संस्था होनी चाहिए जिसमें राजनीतिज्ञों और कार्यकारिणी का हस्तक्षेप, पेचीदा नकारात्मक कानूनी अड़चनें न हों तथा कर्मचारियों को सरकारी भय और लालच प्रभावित न कर सके। इन उच्च पदाधिकारियों का चयन प्रस्तावित लोकपाल बिल के अनुसार हो सकता है तथा इनका कार्यकाल निर्वाचन आयोग के समान हो सकता है। आम नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इन उच्चाधिकारियों तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता अमेरिका के कानून की तरह स्पष्ट हो और कानून लागू करने का सांविधिक अधिकार इन अधिकारियों को प्रदान किया जाए ताकि इसके अभाव में पर्यावरणीय न्यायालय संस्था का नैतिक पतन न हो। पूर्ण न्याय दिलाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, न कि केवल आदेश जारी करना। दीवानी न्यायालयों के सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त
अन्य अधिकार और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का उल्लेख भी इस कानून में किया जाना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा प्रशासकों सभी को लोकपाल तथा पर्यावरण न्यायालयों की सहायता करनी होगी। इसके लिए शायद संविधान में संशोधन आवश्यक होगा। इस विषय में सभी राजनीतिक दलों के सहमत होने के बाद संविधान कोई कठिन समस्या नहीं होगी। तकनीकी मामलों में केवल खंडपीठ पूरी तरह न्याय नहीं कर सकती। इसके लिए इस क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं की सहायता आवश्यक होगी। आदरणीय महानुभावों, 26 जनवरी 1950 को हमारे गणराज्य की स्थापना हुई थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। उसके बाद के इन 50 वर्षों का समय हमारे देश में विकास का समय रहा है। लंबी दास्ता के बाद भारत का दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय इस बीच की सबसे अधिक रोमांचकारी घटना है। संसार के इतिहास में भारत की आज़ादी के संघर्ष जैसी इससे पहले कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर मुझे अपने उन करोड़ों देशवासियों की याद आ रही है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारी मुसीबतें सही थीं और बड़े बड़े बलिदान दिए थे। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे अपने उन नेताओं की राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता की भी याद आती है जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और देश को प्रगति और विकास के लिए दिशा दी। हमारे संविधान में हमारी युगों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के गुण मौजूद हैं, जिसमें वह देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को कायम रखने का महत्वपूर्ण साधन है। हमें अपनी इस राजनीतिक प्रणाली का लाभ पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से मिल रहा है। हमारे देश के लोग बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ शांति और प्रगति के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है जिससे संसार की आशाएं बंधती हैं और विश्वास पैदा होता है। पिछले वर्ष आज के दिन जब मैंने आपके सामने भारत द्वारा हासिल अनेक कामयाबियों का जिक्र किया था, तब से हमें और भी अनेक उपलब्धियां मिली हैं जिनके आधार पर हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि निर्धनता के विरुद्ध हमारी लड़ाई सही तरीके से और ठीक दिशा में चल रही है। मैं महसूस करता हूँ कि इनमें से कुछ सफलताओं का यहाँ जिक्र करना गैर मुनासिब न होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी ज़्यादा विश्वास के साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक इस बात की गवाही देते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास को दृष्टि में रखते हुए हमने आर्थिक विकास की जो बुनियादी नीति तैयार की है उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पिछले 3 वर्षों में देश के कुल उत्पादन में 5% वार्षिक की वृद्धि हुई है, जबकि संसार में आमतौर से आर्थिक रूप में विकास की दरों में कमी हुई और मुद्रा के फैलाव तथा बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई। हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसरों में
महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ रही है, जो देश में श्रम शक्ति की वृद्धि की दर से कहीं अधिक है। हमने अब तक जो प्रगति की है वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी में ठोस आधार तैयार करने के लिए की गई है। स्टॉप। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें।